नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स कर लेते हैं, कुछ नियम कर लेते हैं। वो नियम किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारे विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई संख्या 2 से कब भाग हो सकती है। ठीक है, 2 से कब भाग हो सकती है, 2 से विभाजिता के नियम क्या क्या है। तो इसमें जब किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या 2 से भाग होती है। जैसे 28, 109, 1111, 1 और 114। तो यहाँ पर 8 है, इकाई का अंक 8 है तो 2 से भाग होगी। इकाई का अंक 9 है तो 2 से भाग नहीं होगी। इसमें भी इकाई का अंक 1 है तो 2 से भाग नहीं होगी, और इसमें इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग होगी। फिर हम देख लेते हैं कि 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 111 है। 111 में जब हम इनको जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 तो 3 आ जाएगा, और जो 3 है वो 3 से भाग है, तो इसका मतलब 111 आपकी 3 से भाग होती हैं। देख लेते हैं, 3 × 9 = 3 × 7 = 21, तो 37 आ जाता है भाग करने पर। उसके बाद आगे आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 119, 119। तो आप सोचेंगे कि पीछे 9 है तो 3 से भाग होगा, नहीं। एक बार देख लेते हैं, 1 + 1 + 9, 1 और 1 2, 2 और 9 11, तो 11 3 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। उसके बाद 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक या किसी संख्या के पिछले दोनों अंक, इकाई और दहाई दोनों अंक, इकाई और दहाई के दोनों अंक यानी कि पिछले दोनों अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से भाग होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मैंने लिखा 4820। तो यहाँ पर हमें इकाई और दहाई दोनों अंक देखने हैं, पिछले 2 अंक देखने हैं किसी संख्या के। तो यहाँ पर 20 है और आपको पता है 20 4 से भाग होते हैं, तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है, एक हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या है, तो हमें पूरी संख्या को भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम पीछे के 2 अंक देखेंगे, 40 है तो 40 आपका 4 से भाग होता है, तो ये संख्या भी हमारी 4 से भाग होगी। उसके बाद देखते हैं कि 5 से भाग होने वाली संख्या क्या है। यदि इसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्याएं हमारी जो है वो 5 से भाग होती हैं। ठीक है, ये कुछ नियम है, बाकी हम साथ साथ देखते रहेंगे। हमने दो का कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम, 3 से, 4 से और 5 से। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे। हमारे पास पहला है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है कि पीछे 0 है, और अभी हमने किया था कि जो 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है, और 5 से भी जिसके पीछे 0 है। तो इसके पीछे 0 है, ये 2 से भी होती है और 5 से भी। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करते हैं। छोटी संख्या 2 है
तो 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 0, फिर अगेन ये 2 पे चला जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब 35 से पीछे 5 है तो भी सी बात है, ये 5 से भाग होगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो जो 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड है हमारे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी का दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। दूसरा है 156। तो 156 के जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ पर पीछे 6 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16। अगर आप ऐसे भाग नहीं दे सकते तो आप यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए, साइड में आप रफ वर्क कर सकते हैं। 156 है, 2 से 2 सत्ते 14, 5 में 4 गए 1, 6 2 अठे 16। अगेन ये 2 पे चला जाएगा, 2 3 6, 1 2 में 18। फिर ये चला जाएगा 3 पे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 9 और 3 12, तो 12 जो है वो 3 से भाग होता है, तो संख्या भी 3 से भाग होगी। 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 पहले एक अभाज्य संख्या है, तो 13 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होगी, डायरेक्ट 13 से होगी, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट। आगे है 3825। 3825 3825 के हम गुणनखंड बनाएंगे। तो ये 5 से तो चला ही जाएगा, उससे पहले हम 3 से देख लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इसका मतलब 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो अगेन ये 3 पे चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो 11 जो है वो 3 से भाग नहीं होगा, तो ये 5 पे चला जाएगा। 5 अठे 40, 2 पंजो पंजो 25। तो अगेन 5 पे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 17 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, डायरेक्ट 17 से होता, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पर 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड है। आगे इसका जो है 2 क्वेश्चन और दिए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। इसका चौथा पार्ट है 5005 और दूसरा है 7429। इसका मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट 5 से जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 करेंगे तो 3 से तो नहीं जाएगा, उसके बाद ये डायरेक्ट 5 से चला जाएगा। आप इसको जो है 3 से देख सकते हैं पहले इसका टोटल करके। अगर 3 से नहीं होता फिर आप 7 से दीजिए, 7 से नहीं होता फिर आप 11 से दीजिए। आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। हम डायरेक्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, सबसे पहले तो एक रूल याद कर लीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहला पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। सबसे पहले हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, और फिर जांच करनी है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, और यहाँ पर 91 के निकाल लेते हैं। तो 26 के डायरेक्ट 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 13, 13 एकम 13। ठीक है, 91 के अगर आप देखोगे तो ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 2 7 21, 13 एकम 13। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे 26 के और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखिए 26 के हो गए 2 गुणा 13 और 91 के है 7 गुणा 13। तो HCF क्या होता है आप देखिएगा। HCF में आपको ये देखना है
कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है हम उसको लेंगे HCF में। तो यहाँ पर 13 है जो दोनों में है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 केवल 26 में है, 7 केवल 91 में है, तो दोनों में कॉमन क्या है, HCF 13 है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का फॉर्मूला ये है कि आपको HCF ले लेना है, जो भी है HCF 13 है। उसके बाद जो भी आपके गुणनखंड बच गए हैं, 2 बच गया है, 2 को भी ले लीजिए, 7 बच गया है तो आप 7 को भी ले लीजिए। तो जब आप इसका जो है गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 गुणा 7 ये आ जाएगा 182। इसके नीचे ही आपको नीचे चलना है, यहाँ पे मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है। साइड में हमें क्या निकालें यहाँ पर, जांच, ठीक है। जांच में क्या है, ठीक है, दोनों संख्याएं मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर क्या है, HCF गुणा LCM, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है हमारी 26, दूसरी संख्या 91, HCF हमारा था यहाँ पे 13 और LCM है 182। HCF 13 और LCM 182। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2366 और इसका भी होगा 2366। आपका जो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है और जो HCF और LCM का गुणनफल है वो बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर बराबर नहीं आता है इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कहीं पर गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जांच हमें यही देखनी है कि हमारा दोनों जो है वो बराबर आना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, दूसरे पार्ट में 510 और 92, ठीक है। अब 510 जो है इसकी अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो अगेन ये 2 पे जाएगा, हमें पता है क्योंकि यहाँ पर 0 है। 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद 5 और 2 7, 7 और 5 12, तो 3 पे चला जाएगा। 3 8 24, 3 पंजे 15, 8 और 5 13, ये नहीं जाएगा तो ये 5 पे चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, फिर ये चला जाएगा 17 एकम 17। उसके बाद 92 के बनाते हैं। 92 का 2 पे जाएगा, ये 2 चौके 8, 12 2 छीके 12, 2 पे जाएगा तो फिर आ जाएगा 23। तो यहाँ 23 एकम 23, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमें निकालना है HCF, ठीक है। HCF में यहाँ पर आपका 510 के गुणनखंड पहले लिख लीजिए क्या क्या थे। पहले मैं 510 के गुणनखंड लिख लेती हूँ। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 92 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है, जो दोनों में कॉमन है वो ऐसा गुणनखंड देखना है। तो यहाँ पर एक तो 2 है, दोनों में कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 23, इसमें नहीं है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 और LCM क्या होगा, LCM 2 तो होगा ही HCF वाला। उसके बाद जितने भी गुणनखंड बच गए हैं 3 5 7 2 और 23, तो LCM की जब आप इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6 पंजे 23, 30 सत्ते 210, 210 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 420 और फिर उसकी 23 के साथ गुणा कर देना तो आपका उत्तर आ जाएगा 23,460 लगभग, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 सत्ते 420, 420 के आप 23 से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर फिर जांच करेंगे। जांच वही कैसे करनी है, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF और LCM का गुणनफल। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, HCF है हमारा 2 और LCM है 23,460। तो इसकी तो हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि छोटा है, 2 0 0, 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। और इसका भी जब आप गुणनफल निकालेंगे तो इसका भी गुणनफल 46,920 दोनों का बराबर ही आएगा। तीसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पर 336 का जब हम वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड,
ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर 21, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये 336 के अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद हम 54 के निकालते हैं। 54 का आपको पता है 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 3 निम 27, 3 3 तीनों 3 एकम 3। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 4 बार 2 है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। एक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम HCF निकालेंगे, HCF में दोनों में हमें कॉमन फैक्टर देखना है, एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक 3 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में एक 2 है और दूसरे एक 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा आपका, HCF होगा 2 गुणा 3, तो 2 3 6। उसके बाद LCM कितना होगा, LCM आपको HCF तो एज इट इज उठाना है 2 गुणा 3, उसके बाद गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, ये LCM के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम LCM निकालेंगे, इसकी गुणा करेंगे, तो ये लगभग हमारा जो है आएगा 3024। मैंने पहले से गुणा की हुई है क्योंकि यहाँ पर गुणा करने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसकी जांच निकालेंगे, जांच का वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 336, दूसरी संख्या है 54, और HCF हमारा कितना है, HCF था हमारा 6 और LCM था 3024। तो जब दोनों की गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 18144 और 18144, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ही है, इसमें आपको यहाँ पर तो हमने जांच की थी, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमें बस यहाँ तक करना है, उसमें जांच नहीं करनी है। तो पहला इन्होंने दिया है बिल्कुल इजी जी, और छोटा छोटा है, 12 है, 15 और 21। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड बना दीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 छिके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 15 की हो गई, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड है, अच्छा आप ना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का कोई भी नहीं है, तो 3 का है तो आप 3 के नीचे 3 लिख लीजिए, ताकि आपको जोड़ा बनाने में इजी रहे। 3 गुणा 5, और 21 का है 3 गुणा 7। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तीनों में जो है वो आपका 3 कॉमन है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और LCM क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की 7 के साथ गुणा, 7 6 42, तो हो जाएगा 420। ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जो हमने क्वेश्चन 2 किया था, ठीक है, जिसमें हमने जांच की थी, तो जब हम ये जांच करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला जो है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये केवल और केवल 2 संख्याओं में ही अप्लीकेबल होगा, है ना। अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये केवल 2 संख्याओं में ही काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पहला पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, 17, 23 और 29। अच्छा तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य और अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड
2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं, और वो 2 भी कौन से होंगे, या तो एक होगा, एक तो एक होगा और दूसरा उसका सम का होगा। जैसे 17 है, 17 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होता, 17 के गुणनखंड या तो 1 है या फिर 17 है, ठीक है। लेकिन भाज्य कौन सी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 8, ठीक है, 8 के अभाज्य गुणनखंड ये 1 से भी होगा, 2 से, 4 से और खुद से भी होगा 8 से, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भाज्य और अभाज्य मैंने आपको बता दिया है। 17, 23 और 29 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, तो इनका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, या तो 1 है या फिर सम का है। तो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड HCF 1, और LCM क्या होगा, LCM में तीनों की गुणा होगी, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो आंसर आ जाएगा 11,339, ये आंसर होगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कितनी भी क्यों ना दी हो, उनका HCF हमेशा 1 होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25, ठीक है। 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का निकालेंगे, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 25, 5 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 में क्या कोई 2 है, नहीं है, 3 गुणा 3, 25, 5 गुणा 5। तो इसमें भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन हमारा HCF जो है वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको हम लिख सकें। LCM कितना हो जाएगा, LCM तीनों को ले लीजिए 2, या आप ऐसे डायरेक्ट ले लीजिए, आपको पता है यहाँ से हमने कोई भी 2 नहीं हटाया, 8 गुणा 9 गुणा 25, ठीक है, 8 गुणा 9 गुणा 25, तो ये आ जाएगा 8 नहीं 72, 72 और 25 की गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1800, ठीक है। 25 नहीं मैं सॉरी 25 8 200, 200 की 9 के साथ गुणा करेंगे तो 1800, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, HCF दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का 9 है, ठीक है, और LCM हमें निकालना है इसी संख्या का। HCF दिया है 9, संख्या कौन कौन सी है, 306 है और 657 है, और हमें निकालना क्या है, LCM हमें निकालना है। हमें पता है उसके लिए जो हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था, यही फॉर्मूला, हमें दोनों संख्याएं पता है, उनका गुणनफल निकाल देंगे। HCF हमें पता है, हमें LCM निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, LCM निकालने का फॉर्मूला वैसे तो वही होता है, ठीक है, मैं साइड में करके दिखा देती हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF गुणा LCM। तो जब हमें LCM निकालना है तो HCM इसकी HCF इसके नीचे चला जाता है, बस यही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और नीचे आ जाएगा HCF। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी 657 और नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 से 6 और 3 9 से भाग हो जाएगा, 9 30 27, 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो LCM है, ठीक है, LCM के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, किस किस की, 34 और 657 की, दोनों की गुणा करने पर आ जाएगा 22 33 8, यानी कि 22,338 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। इसने बोला 6n क्या 0 पर समाप्त हो सकते हैं। अच्छा, 0 पर समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमें हमें इकाई का अंक 0 चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
2 और 5 होना चाहिए, 2 पंजे 10, तभी तो हमारा इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यहाँ पर लाइन लिखनी है। ठीक है, जब भी आप उत्तर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। कैसे, एक बार एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास है 20। ठीक है, अब 20 मुझे पता है 0 है, तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2, 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, कम से कम एक जो है हमारा जो संख्या है वो 2 गुणा 5 आनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 आने चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार जरूर आने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, 6 है, तो 6 के जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2, 2 3 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2 तो है, क्या 5 है? नहीं है। ठीक है, तो आप उत्तर की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2/5 का रूप नहीं है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर 6n की बजाय, अगर आपको बोला जाए 10n, 20n, 8n, 12n, देखो 8 और 12 में तो 0 नहीं आ रहा, 2 और 5 गुणनखंड नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारी स्टेटमेंट सेम रहेगी। बट अगर बोल दिया जाए 10n और 20n, तो यहाँ पर इतना तो सेम रहेगा। यहाँ पर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप लिख देंगे 10 का गुणनखंड करने पर यह 2/5 का रूप है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, इतने से काम चल जाएगा 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो इसमें क्या है बेटा कि भाज्य संख्याएं पूछे कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहला हमें दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, एक संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है। ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे हम 13 कॉमन है तो 13 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर ले लिया तो 1। ठीक है, प्लस 13 बाहर लिया, 7 गुणा 11 गुणा में 1 प्लस ये 13 बाहर चला गया 1। ठीक है, तो हो जाएगा 13, 11 सते 77, 77 एकम 77 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, तो 13 गुणा 78। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा इन्होंने क्या दिया है, अभी आप बात करेंगे इसमें, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यानी कि एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो इसमें हम 5 है दोनों में, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह पे 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसकी गुणा निकालेंगे 5
7 छिक 42, ठीक है, ये हो गया 42 गुणा 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 प्लस 1, 5 बाहर 42 और 24 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा लगभग 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009, ठीक है। तो हमारे पास एक है 13 गुणा 78 और दूसरा क्या है 5 गुणा 1009। अभी हमने जब भाज्य संख्याओं के बारे में जाना था, भाज्य संख्याओं में ये था कि आपके अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 2 हैं, यहाँ पर हमारा 1 भी तो हो सकता है, हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 2 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लिखेंगे तो 2 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, समझ आ रही है ना। जैसे ही मैंने आपको 8 का बताया था, 8 के कौन कौन से हैं, 8 जब भाग दो, 8 को जब आप गुणनखंड निकालोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 भी तो आ रहा है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 13 गुणा 78 गुणा 1, 5 गुणा 1009 गुणा 1, तो ये भी भाज्य है क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और ये भी भाज्य है, तो आपको इतना बस करना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो ये हमारा एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। वृत्ताकार पथ में जो है एक सोनिया है और दूसरा रवि है, ठीक है, सोनिया और रवि। तो सोनिया जो चक्कर लगाती है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में। चक्कर एक ही है, ठीक है, जो हमारा पथ है वो एक ही है। सोनिया इसमें 18 मिनट में लगाती है, रवि इसको 12 मिनट में लगाती है। तो जब वो लगाना शुरू करेंगे तो बहुत बार मिलेंगे, है ना कहीं तो मिलेंगे ना आपस में, ठीक है। यहाँ पर मिल सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी वो मिल सकते हैं आपस में। लेकिन इसने पूछा है कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उस प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए बेटा एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आप 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3। 12 का जब निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो सबसे पहले इसमें से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो जाएगा 2 गुणा 3 और जो बच गए हैं 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो पुनः वो अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो साथ ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में, यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।